तो हेलो, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, तो कल हमने अपने वीडियो में पढ़ा था, समता का अधिकार शुरू किया था। उसमें आर्टिकल 14 पढ़ा था और क्लास वहीं ख़त्म हो गई थी। तो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 14 क्या था? विधि के समझ समता एवं समानता, ये पढ़ा था आर्टिकल 14 हमने, जो कल की क्लास में था। अब आगे शुरू करते हैं हम आर्टिकल 15। तो समानता का अधिकार कितने से कितने तक था? समानता या समता भी कह सकते हैं, समता का अधिकार, समानता का अधिकार कितने आर्टिकल से कितने के बीच है? तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, यही पढ़ा था। अब देखो उससे आगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है, वो आर्टिकल 15 है तो किसके लिए? आर्टिकल 15 कहता है विभेद का प्रतिषेध करता है। विभेद का ठीक है, मतलब कि ये भेदभाव को बात करता है, भेदभाव को रोकता है, या ऐसे कह सकते हैं इसको, भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ ना। मतलब कि विभेद को प्रतिषेध कर रहा है। जो इसकी आपकी कानूनी लैंग्वेज होगी, कानूनी लैंग्वेज के हिसाब से विभेद का प्रतिषेध करेगा, या इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको ये भी लिख लो चाहे आप लोग, विभेद का प्रतिषेध। और आसान भाषा में इसे कहेंगे तो भेदभाव। विभेद मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इस आर्टिकल में क्या है? इस आर्टिकल में ना कुछ चीजें हैं, पूरा विस्तृत पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2), ये इसके सब क्लॉज हैं। आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 1 और 2 है, ये एक मूल भावना है, और इसी मूल भावना का आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5) ये क्या है? ये इसका अपवाद है। क्या है? अपवाद है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिकल 15 में कौन कौन सा आर्टिकल उसका सब क्लॉज अपवाद है, तो उसका आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) एक अपवाद के रूप में है। जो उसकी मूल भावना है वो आर्टिकल 15(1) और 15(2) में है। अब आर्टिकल 15(1), 15(2) कहते क्या है? तो देखो आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? यह कहता है किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहां पर नहीं किया जाएगा? तो वो सार्वजनिक स्थान पर। किस पर? सार्वजनिक स्थान पर। आर्टिकल 15(1) कह रहा है कि धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं तो यह मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। तो आर्टिकल 15(1) क्या कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। वहीं आर्टिकल 2, ये इनकी मूल भावना है, ठीक है। वहीं आर्टिकल 2 क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में किसी होटल में या दुकान पर, ठीक है, किसी होटल में, दुकान पर, किसी भोजनालय में या सार्वजनिक स्थान, जैसे कि सड़क, पार्क, सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान में क्या है? सड़क हो, कोई पार्क हो, तालाब हो, ठीक है, कोई सड़क, पार्क आदि आदि
इन्हीं स्थानों पर भी उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप फला जाति के हैं, आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, आप या फला लिंग के हैं, आप पुरुष हैं या महिला हैं, ऐसी कोई भी चीज होगी उसके आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब मूल भावना का अपवाद क्या है कि जैसे कि यहां भेदभाव की ये मना कर रहा है, और वहीं क्या है कि इन आर्टिकल्स में कुछ उपबंध किए गए कुछ लोगों के लिए विशेष, तो वो अपवाद के रूप में कि मूल भावना कह रही है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे और यहां जाके भेदभाव वाली चीज आती है। जैसे कि आर्टिकल 15(3) कहता है, तो आर्टिकल 15(3) कहता है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध। अब यह कह रहा था कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, वहीं इनके लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं। जैसे कि इसमें स्थापना हुई महिला आयोग की, तो इसमें क्या किया गया कि इसमें यह किया गया कि ये इसकी मूल भावना के ये अपवाद हो गए कि किसी के लिए थोड़ा बहुत भेदभाव या विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। तो इसमें यही किया गया कि आर्टिकल 15(3) में क्या किया गया कि आर्टिकल 15(3) में विशेष उपबंध किया गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए कि इनके लिए कुछ विशेष उपबंध बना सकते हैं, इनको थोड़ी सी रियायत दी जा सकती है, तो उसको आर्टिकल 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब ये था आर्टिकल 15(4). 15(4) में भी ऐसा किया गया कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं या पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC ST, इनके लिए विशेष उपबंध। मतलब कि विशेष उपबंध कैसे, जैसे कि आरक्षण या कल्याणकारी योजनाएं, इनके लिए क्या किया गया, विशेष उपबंध में आरक्षण की व्यवस्था की गई और कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, इनकी व्यवस्था की गई। ठीक है, तो इसमें यह किया गया। और ये जो जोड़ा गया था, ये जो था आर्टिकल 15(4), ये 15 मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन से, प्रथम संविधान संशोधन, जो कब हुआ था 1951 में। तो इसको 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया कि जो सामाजिक रूप से शैक्षणिक पिछड़े SC ST है उनके लिए विशेष उपबंध किया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में मान सकते हैं आप आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएं, इनकी व्यवस्था की गई। तो ये क्या है, ये अपवाद स्वरूप है और इसको क्या कहते हैं, आप 15(1)(2) का उल्लंघन नहीं मानेंगे। जो इसकी मूल भावना है, इसकी मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये एक अपवाद स्वरूप में है। तो इसको हटा देते, थोड़ा ज्यादा भर गया ये, फिर इस पर आगे बढ़ते 15(5) पे ना। तो इसी में आप थोड़ा सा ये है कि इसके अंतर्गत शायद दिख रहा होगा कि ये जो आर्टिकल, ये आर्टिकल 93वें संविधान संशोधन 2005 से जोड़ा गया था। और इसमें क्या किया गया था कि OBC SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि इससे पहले जो आरक्षण मिल रहा था वो आरक्षण सार्वजनिक में मिल रहा था। इसके तहत क्या किया गया कि अब निजी संस्थान जो थे, उन निजी संस्थान में भी इनको आरक्षण मिलने लगे, निजी संस्थान में आरक्षण। तो SC OBC और ST को जो निजी संस्थान में आरक्षण दिया जाता है प्राइवेट्स में, वो किसके तहत दिया जाता है, वो आर्टिकल 15(5) के तहत दिया जाता है। कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया, पहले भी संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और ये महिलाओं और इनके लिए विशेष उपबंध किए गए आर्टिकल 15(3) में। तो ये आर्टिकल क्या था हमारा, आर्टिकल 15, जो किसका, भेदभाव की मना करता है। इससे आगे बढ़े अब।
अब है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 है वो किसके लिए? वो लोक नियोजन में अवसर की समानता। किसकी समानता? अवसर की समानता। अब इसके साथ भी यही खेल है जो कि अभी आपने देखा वो आर्टिकल 15 के साथ। इसमें भी सब क्लॉज है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16(1), 16(2), आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(5). अब इसमें भी जो आर्टिकल 1 और 2 है, ये 1 और 2 क्या है? मूल भावना। और आर्टिकल 16 से लेके आर्टिकल 16(3) से 16(5) तक ये क्या है? ये अपवाद है। ठीक है, अब ये इसकी मूल भावना है और ये इसके अपवाद है। तो इसमें क्या बोला गया है आर्टिकल पहले में कि लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें भी यही बोला गया कि लोक नियोजन यानी कि सरकारी कार्यालय या सरकारी नौकरी में कोई भी बात की जा रही है, सरकारी नौकरी निकाली जा रही है, तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है, जो इसका है ये सब इसमें खोला हुआ है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, लेकिन राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। अब एक चीज देखो, आप सोच रहे होंगे कि यही सेम मैंने आपको 15(1) में बताई थी कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सेम चीज 16(2) में आ गई। तो देखो 16(2) और 15 में क्या अलग अलग है। जो यहां बात की जा रही है वो बात की जा रही है लोक नियोजन की, यानी कि सरकारी ऑफिस में, सरकारी कामकाज में। ठीक है, और जो 15(1) में बात की गई थी वो किसकी की गई थी? सार्वजनिक स्थान की, सार्वजनिक स्थान। तो याद रखना दोनों में डिफरेंस है। जो यहां बात की जा रही है वो लोक नियोजन की जा रही है, और 15(1) में जो की जा रही है वो सार्वजनिक स्थान की जा रही है कि सार्वजनिक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसके क्या है कि धर्म, जाति, लिंग के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा, राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे कि आप देखेंगे आपके उत्तराखंड में अभी ग्रुप सी में नौकरियां कुछ क्या कहते हैं, अपवाद स्वरूप कह सकते हैं कि, चलो एक सेकंड रुक जाता हूं, आगे एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, विशेष उपबंध कर सकता है। और इसमें कहा गया है कि किसी को राज्य नौकरी के लिए राज्य कार्यालय में या रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप किसी कार्यालय में कहीं भी जाते हैं तो आपको इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि आप भाई फला जगह से हैं या आप फला धर्म से हैं, आपकी फला जाति है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी। उसके आधार पर आपको रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाएगा और अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि आप फला जाति से हैं, आप फला जगह से आए हैं, इस आधार पर आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो 16(3) ये अपवाद स्वरूप। इसमें क्या किया गया कि राज्य यानी कि संसद की बात की जा रही है। यहां छोटे राज्यों में छोटी नौकरी के लिए या कुछ राज्यों में छोटी नौकरी के लिए
उस राज्य के निवासी के लिए या कोई भी विशेष उपबंध कर सकती है, कोई विशेष उपबंध कर सकती है। अभी आप देखेंगे उत्तराखंड में ग्रुप सी में और डी में कोई बाहर का कैंडिडेट है जो उत्तराखंड से बाहर का है, वो अलाउ नहीं है। तो ये व्यवस्था की गई संसद, और ये अधिकार केवल संसद कर सकती है, विधानमंडल नहीं करेगी। इसमें कोई भी चेंज होगा ना तो ये अधिकार किसको है? संसद को अधिकार है बदलाव करने का। अब आप देखेंगे कुछ राज्य हैं जैसे कि यूके, उत्तराखंड और मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, ये कुछ आदि राज्य हैं जिनमें ये विशेष उपबंध किए गए कि इन राज्यों के विशेष कुछ छोटी नौकरियां हैं, उन नौकरियों में विशेष उपबंध हैं कि क्या कहते हैं, इनके नागरिकों को या इनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उसके आधार पर इनको नौकरी दी जाए कि बाहर के लोग ना आ सकें, जिससे कि अब 16(4) है। 16(4) में क्या किया गया है कि 16(4) में आरक्षण दिया गया ओबीसी को, जो 27% आरक्षण था। ठीक है, तो ओबीसी को 27% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो किसमें की गई है? 16(4) में। इसमें 27% आरक्षण दिया है ओबीसी को। ठीक है, 16(6) और जुड़ा है अभी ना, ये भी देखेंगे हम। 16(5) क्या कहता है? आपसे पूछा जाए कि पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, तो 16(4) आर्टिकल है जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। इसमें क्या किया गया है कि धार्मिक स्थानों को या धार्मिक संस्थानों में क्या किया जाएगा कि धर्म के आधार पर नौकरी रिजर्व की जाएगी। धर्म के आधार पर नौकरी में आरक्षण। अब इसके पीछे करने का कारण क्या है कि जैसे कि मान लो मुस्लिम लोग हैं, जामा मस्जिद में आरक्षण किया गया तो मुस्लिम लोग ही अपने मस्जिद में जाके रहें और अपनी मस्जिद की देखरेख करें। जैसे कि जामा मस्जिद में एक ट्रस्ट बनाया गया था, एक तिरुपति बालाजी है वहां भी ट्रस्ट बनाया गया था सरकारी, तो एक हिंदू ब्राह्मण या पंडित या हिंदू लोग होगा वही उसका देखरेख करेगा, तो इस वजह से आरक्षण दिया गया। तो एग्जाम्पल में कर सकते हैं आप जामा मस्जिद और तिरुपति। ठीक है, तो तिरुपति में और जामा मस्जिद में यह व्यवस्था की गई, यह आरक्षण दिया गया कि जिसकी धार्मिक स्थानों पर एक सरकारी ट्रस्ट बनाया और उनकी देखरेख करने वाले उसी धर्म से जुड़े लोगों को बनाया गया। आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया, जो आपको याद हो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया 10%। इकोनॉमिकल वीकल सेक्शन, जो सामान्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया था। वो किसके तहत दिया गया था? 103वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है बच्चों, तो ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण दिया जाता है वो किसके तहत दिया जाता है? 16(6) के तहत। तो ये आर्टिकल जोड़ा गया अभी 2019 में 16(6), और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण किसके तहत? 16(6) के तहत। ओबीसी को आरक्षण किसके तहत? 16(4) के तहत। ठीक है, तो आपको ये लोग नियोजन में अवसर की समता आर्टिकल 16 समझ लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्टिकल 17 क्या कहता है? आपको एकदम खुल के डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कुछ भी हो, पीसीएस हो या कोई भी, आपका एक प्रश्न यदि यहां से आता है तो न छूटेगा। हमारी गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका छूट जाए। ठीक है, हम इतना डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ा। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत ठीक है, तो ये छुआछूत की मनाही करता है कि आप फलानी जाति से हैं और हम आपको छुएंगे नहीं। आप ऐसी कोई भी चीज करते हैं किसी व्यक्ति के साथ तो वो छुआछूत आर्टिकल 17 यानी कि मूल अधिकार का उल्लंघन होगा और अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो जो इसके अधिनियम था वो 1955, उसमें संशोधन किया गया 1976 में,
और इसमें अब अस्पृश्यता की जगह क्या कर दिया, सिविल अधिकार अधिनियम बोल दिया गया इसको, सिविल अधिकार अधिनियम। इसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है किसी पे, तो कार्रवाई की जाएगी कि अस्पृश्यता या छुआछूत किसी के साथ आप भेदभाव करते हैं ऐसा, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 क्या है, वो उपाधियों का अंत। यानी कि आप पहले जो लोग उपाधि रखते थे कि राजा महाराजा फलाने ये वो फलाना, अब कोई भी उपाधि आप नहीं रख सकते, सब लोग समान हैं। केवल इसमें दो क्षेत्र छोड़े गए, एक सेना का क्षेत्र और एक शिक्षा क्षेत्र। इनको छोड़ के बाकी सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में देखा हो डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, आप पीएचडी वगैरह कर लेते हैं तो डॉक्टर लगा सकते हैं, ऐसी सेना में भी होता है। तो वो केवल सेना और शिक्षा का क्षेत्र छोड़ दिया गया, बाकी सब में उपाधियों का अंत। और एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह ये सब दिए जाते हैं, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है, ये सारे पुरस्कार हैं। क्या हैं, पुरस्कार। और इनको कभी भी आप अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते हैं कि पद्मश्री डैश डैश डैश, ऐसे जोड़ा नहीं जाएगा। लोग जोड़ लेते हैं पर लेकिन वो गलत है, क्योंकि उपाधियों का अंत है, वो पुरस्कार है ना कि उपाधि है, तो उनको भी नहीं जोड़ा जा सकता। और इसमें एक चीज और है कि अभी कहीं आप विदेश में कोई उपाधि लेते हैं तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है। तो आप कहीं विदेश में यदि जा रहे हैं और विदेश से आप कोई उपाधि या कुछ भी ले रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, तभी उस उपाधि को आप ले सकते हैं, ठीक है। सेना और शिक्षा का क्षेत्र छोड़ दिया गया कि इनको छोड़ के आप कहीं भी उपाधि का यूज नहीं होगा, को छोड़कर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं, और पद्मश्री और भारत रत्न क्या है, ये पुरस्कार हैं। पद्म विभूषण दिया जाता है, विभूषण दिया जाता है, ये सब पुरस्कार है, ये उपाधि नहीं है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए।